हेलो बच्चों, आज हम क्लास 9th का फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसका प्रीवियस वीडियो में हमने जो टॉपिक डिस्कस किया था उसका नाम है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसका डेरिवेशन देखा हमने। अब हम आज जो डिस्कस करेंगे उसकी एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे, एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, और इसके बेस्ड पे जो न्यूमेरिकल्स होंगे उनको करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम फर्स्ट इसको डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो हमारे यहाँ पे ना 3 एप्लीकेशंस है: कैचिंग ए क्रिकेट बॉल, द केस ऑफ हाई जंपर एंड द यूज ऑफ सीट बेल्ट्स इन कार। ओके, तो इनको 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। आप जितने भी मैं एप्लीकेशन को डिस्कस करूँगी यहाँ पे आपने डेली लाइफ में इनको ऑब्जर्व किया है। ओके, तो कोई भी फास्ट मूविंग बॉडी होती है उसका जो मोमेंटम हम देखें तो यदि उस बॉडी को हम स्टॉप करते हैं, ठीक है, कोई भी फास्ट मूविंग बॉडी है, यदि आप उसको स्टॉप करना चाहते हो तो मतलब वहाँ आप अपने आप को कितना प्रिवेंट कर सकते हो, ठीक है। और मतलब आप यदि उसको स्टॉप कर रहे हो तो उससे आपको नुकसान कम हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस पे न्यूटन सेकंड लॉ की एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है हमारी कैचिंग ए क्रिकेट बॉल। फर्स्ट हम करेंगे कैचिंग ए क्रिकेट बॉल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो क्रिकेट प्लेयर है या फील्डर है वो अपने हाथ को पीछे कर लेता है जब वो कोई फास्ट क्रिकेट बॉल को कैच करता है। तो ऐसा क्यों करता है कि वो पीछे हाथ कर लेता है? उसका कारण ये होता है कि उस फील्डर के हाथ पर चोट कम लगे। एकदम से यदि वो पकड़ेगा, बॉल को कैच करेगा तो इंजरी उसको ज़्यादा होगी, ठीक है। यदि वो हाथ को थोड़ा पीछे ले जाए तो वहाँ इंजरी कम होगी। तो ये कैसे होगा उसको एक्सप्लेन करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि क्रिकेट बॉल है, मूविंग है, ठीक है। आपको पता है फास्ट मूविंग क्रिकेट बॉल है तो उसका मोमेंटम कैसा होगा, ठीक है, लार्ज मोमेंटम होगा। यदि आप उस लार्ज मोमेंटम वाली क्रिकेट बॉल को स्टॉप करते हो, मतलब कैच करके उसको स्टॉप करते हो, तो वो क्या होगी, वो जब हाथ को पीछे ले जाएगा, हाथ को हैंड को पीछे ले जाएगा तो मोमेंटम धीरे धीरे रिड्यूस होगा, जीरो होना, ठीक है। एकदम से जीरो नहीं होगा, धीरे धीरे। नाउ व्हेन ए क्रिकेट प्लेयर, यदि वो क्रिकेट प्लेयर है वो अपने हाथ को कैच करते वक्त, फास्ट बॉल को कैच करते वक्त पीछे की तरफ ले जाए तो वहाँ पे उसको क्या मिल गया, टाइम भी मिल गया, है ना, टाइम। तो इस टाइम के कारण उस बॉल को स्टॉप करने के लिए उसका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो क्या हो गया, धीरे धीरे कम होगा। एकदम से क्या नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। तो जो वहाँ पे जब उसने अपने हाथ को पीछे किया तो हाथ को पीछे किया तो क्या हुआ, कम फोर्स एक्ट हुआ, तो उस प्लेयर के हैंड पे जो है, हाथ पे कम इंजरी हुई, ठीक है। एकदम से हर्ट नहीं होगा। जैसे देखो मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ। देखिए बच्चा, जैसे मैंने आपको बताया जो क्रिकेट प्लेयर था उसने अपने बॉल को जो कैच कर रहा है वो, है ना, या फास्ट मूविंग जो क्रिकेट बॉल को कैच करता है तो वो अपने हाथ को पीछे ले जाता है। क्यों ले जाता है? ताकि उसके हाथ को हर्ट ना हो, उसको नुकसान ना हो, है ना। तो यहाँ क्या होता है, इस केस में क्या होता है, इस केस में क्या होता है कि देखिए यदि वो क्रिकेट बॉल को फास्ट, उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा बेटा, यदि वो डायरेक्ट यहाँ स्टेशनरी होकर उसको कैच करता है तो क्या होगा, उस पर फोर्स एक्ट ज़्यादा होगा और मोमेंटम क्या हो जाएगा, एकदम से जीरो हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, उस प्लेयर के हैंड पे नुकसान होगा या उसको चोट लग जाएगी, एकदम से चोट। आपने देखा होगा, आप क्रिकेट मैच देखते हैं कि कई फील्डर्स को यदि सीधा सीधा एकदम से फास्ट क्रिकेट बॉल को कैच करता है तो उनको इंजरी हो जाती है, थंब पे या फिंगर पे लग जाती है, उनको चोट लग जाती है। वो इसी वजह से होता है, उसका मोमेंटम क्या होता है, लार्ज होता है और एकदम से वो स्टेशनरी खड़े होते हैं तो वहाँ टाइम भी क्या हो जाता है, एकदम से जीरो हो जाता है। तो इस वजह से फोर्स भी इसके हैंड पे क्या होगा, ज्यादा एक्ट होगा, फोर्स ज्यादा एक्ट होगा हैंड पे, उस प्लेयर के हैंड पे। तो इस वजह से मोमेंटम भी क्या हो गया, जीरो हो गया और उसको इंजरी हो जाती है। लेकिन इसमें देखिए कि वो धीरे धीरे क्या करता है, अपने हाथ को पीछे ले जाता है। तो इसमें क्या टाइम भी उसको मिलता है स्टॉप करने के लिए, बॉल को स्टॉप करने के लिए टाइम भी उसको मिलता है और उसका जो मोमेंटम है वो धीरे धीरे रिड्यूस होता है, होना कम, जीरो होना धीरे धीरे
कम होता है। इसी वजह से फोर्स भी क्या होता है, स्मॉल एक्ट होता है, ठीक है। धीरे धीरे मतलब फोर्स भी एकदम से नहीं लगता, धीरे धीरे फोर्स लगता है, तो इंजरी भी क्या होती है, कम होती है ना। तो अब आपको समझ में आ गया कि फास्ट जो क्रिकेट बॉल है, यदि आप ऐसे इस पोजीशन में खड़े हो, स्टेशनरी खड़े हो, तो वहां क्या हो जाता है, एकदम से जीरो हो जाती है, बट मोमेंटम जीरो हो जाता है। लेकिन यहाँ मोमेंटम धीरे धीरे रिड्यूस होना स्टार्ट करता है, कम, और इस वजह से इसके प्लेयर के हैंड को इंजरी, नुकसान नहीं होता। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये था फर्स्ट एप। देखिए बच्चे, अब सेकंड केस है द केस ऑफ हाई जंपर। देखिए आपने डेली यूज में देखा होगा कि यदि कोई भी फॉर एग्जांपल लेते हैं आप, बच्चे आप करते भी होंगे कई बार, छोटे बच्चों को करते भी देखा होगा कि यदि वो तकिए पर या मिट्टी के ढेर पर यदि वो जंप करते हैं तो उनको चोट कम लगती है। क्यों लगती है कम? क्योंकि वहाँ वो एकदम से फोर्स एक्ट करके एकदम से ज़्यादा उछलेंगे, एकदम से जंप करेंगे फास्टली, है ना, और उनको चोट मतलब नहीं लगती इतनी तकिए पे या मिट्टी के ढेर पे, या मिट्टी का बना होता है, मिट्टी बहुत सारी होती है, यदि आप उस पर जंप करते हो मिट्टी के ढेर पे तो आपको चोट नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? क्योंकि वहाँ पे आपका जो मोमेंटम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, वो धीरे धीरे कम, मतलब एकदम से जीरो नहीं होता, वो धीरे धीरे होता है। और वहाँ पे आपको क्या मिलता है, जीरो होने के लिए उसको क्या मिलता है, टाइम भी मिल जाता है। जैसे क्रिकेट बॉल का एग्जांपल दिया, ऐसे ही है यहाँ पर भी। तो यहाँ पे आपको इंजरी नहीं होती, है ना। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट है वो धीरे धीरे आपका क्या होता है, रिड्यूस होता है धीरे धीरे, एकदम से जीरो नहीं होता। हाँ, यदि बात करूं मैं, आप एक मान लीजिए किसी हाइट पे जाके और ग्राउंड पे, जो आपके घर पे फर्श वगैरह जो भी है, आप उस पे एकदम से जंप करते हो तो वहाँ पे आपको चोट लगने के आसार होते हैं, आपको चोट लग जाती है वहाँ पे कहीं ना कहीं, ठीक है। तो यहाँ पे चोट क्यों लगी? यदि हार्ड सरफेस, हार्ड ग्राउंड है तो वहाँ पे जो मोमेंटम है ना, एकदम से आप जंप करते हो तो मोमेंटम वहीं की वहीं क्या हो जाता है, एकदम से जीरो हो जाता है। वेरी शॉर्ट टाइम में क्या हो जाता है, वो जीरो हो जाता है। लेकिन आप जैसे ही तकिए पर इन पे आप कूदते हो तो वहाँ थोड़ा सा आपको मिल जाता है, टाइम मिल जाता है, आप जंप करते हो उस पे, वो धीरे धीरे एकदम से मोमेंटम क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो ये जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, यहाँ पर यदि आप क्वेश्चन या हीप ऑफ सैंड पर यदि जंप करते हो तो आपका वहाँ पे क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम धीरे धीरे क्या होता है, मतलब कम होता चला जाता है, रिड्यूस धीरे धीरे होता है। बट यहाँ पे यदि हार्ड सरफेस पे लेते हो तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विल बी लार्ज, है ना, और वो मतलब एकदम से जीरो होता है, रिड्यूस जीरो एकदम से हो जाता है, तो वेरी शॉर्ट टाइम में जीरो होता है। तो वहाँ पे जो फोर्स एक्ट होता है, लार्ज अपोजिंग फोर्स ऑन जो भी है, विल बी एक्ट ऑन द, कोई भी मान लीजिए एथलीट्स हैं, आपने देखा होगा एथलीट्स जो होते हैं वो हायर जंपर, लॉन्ग जंपर वगैरह करते रहते हैं, है ना, तो आपने देखा होगा। तो वहाँ पे जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो क्या रहेगा, लार्ज रहेगा, ड्यू टू विच लार्ज अपोजिंग फोर्स विल बी ऑन द एथलीट। तो ये हमारे, तो वहाँ पे जो हार्ड सरफेस पे उस मतलब कोई भी है उसको इंजरी होने का ज़्यादा नुकसान होता है एज कंपैरिजन टू हीप ऑफ सैंड या क्वेश्चन पे जंप करने से। ओके, तो ये है हमारा सेकंड केस। अब थर्ड कहते हैं द यूज़ ऑफ सीट बेल्ट्स इन कार्स। अब आपने देखा होगा डेली में आपके पेरेंट्स, यदि कार पेरेंट्स हैं, कोई भी है, आप उनके साथ बैठे हो कार में, तो देखा होगा या आपने सुना भी होगा कि वहाँ पे बेल्ट लगी होती है, कार की बेल्ट, कार सीट बेल्ट लगी होती है ना वहाँ पे। तो वो क्यों लगी होती है? ताकि वहाँ पे इंजरी ना हो, किसी कोई भी कार एक्सीडेंट हो जाती है तो वहाँ पे जो कार चला रहा है उसको इंजरी ना हो, या उसके साथ बैठा उसको इंजरी ना हो। तो यहाँ पे आपने देखा होगा जो भी कार है, मान लीजिए कोई फास्ट रनिंग कार है, यदि वो एकदम से स्टॉप करता है, यदि वो अपनी कोई मान लीजिए कोई आगे आ गया तो एकदम से मान लीजिए वो ब्रेक लगाता है और वो एकदम से सडनली स्टॉप करता है अपनी कार को, तो जो कार का होता है वो लार्ज मोमेंटम होता है, वो एकदम से क्या होता है, जीरो हो जाता है। मेरा कहने का मतलब है कि यदि उसने बेल्ट नहीं लगा रखी, सीट बेल्ट नहीं लगा रखी, तो क्या होगा बेटा कि वो फास्ट, यदि कार हमारी मूव कर रही रनिंग,
तेज भाग रही है और एकदम से आप उस पर क्या लगाते हो, ब्रेक लगाते हो या सडनली उसको स्टॉप करते हो ना, तो क्या होता है कि उसका जो कार का जो मोमेंटम है वो लार्ज होता है और वो एकदम से शॉर्ट टाइम में वो क्या होता है, जीरो हो जाता है ना। तो उससे क्या होता है कि अब आपने यदि बेल्ट नहीं लगा रखे है तो या आप उस कार से क्या चले जाओगे, पार चले जाओगे, शीशे में से पार। तो आपको पता ही है यदि एक्सीडेंट हो तो बहुत भयानक होता है और उससे आपको इंजरी ज़्यादा हो जाती है ना। तो यहाँ यदि आप बेल्ट नहीं लगाते हो, कार एक्सीडेंट हो जाता है और फास्ट रनिंग जो होती है वो एकदम से स्टॉप करते हो तो उसका कार का जो मोमेंटम ज़्यादा होता है और एकदम से वो जीरो होता है एकदम से शॉर्ट टाइम में, तो इस वजह से आपको इंजरी हो जाती है। यदि मैं बात करूँ, आपने स्लाइटली स्ट्रेचेबल सीट बेल्ट ली हुई है और उस पैसेंजर जो भी है कार में उसने बांध रखा है और एकदम से यदि वो अपनी फास्ट कार चला रहा है और एकदम से वो स्टॉप करता है तो वहाँ इंजरी कम होती है। ये नहीं कह सकते बिल्कुल नहीं होती, होती है बेटा, लेकिन वहाँ पे मोमेंटम धीरे धीरे, आपको पता है आप कार को स्टॉप करोगे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हो ना, एकदम से आगे की साइड, फिर पीछे जाते हो। तो क्या होता है कि बेल्ट आपको आगे ले जाती है लेकिन इतना आगे नहीं जाने देती, आपको एकदम से बैक डायरेक्शन में ले जाती है, आपने देखा होगा। तो वहाँ पे आपका मोमेंटम जो है वो धीरे धीरे जीरो होता है, एकदम से जीरो नहीं होता है। तो वहाँ पे आपको टाइम मिल जाता है और उसकी वजह से जो फोर्स हो रहा है, जो स्टॉपिंग फोर्स है, वो भी कैसा होता है, लेस फोर्स लगता है वहाँ पे। एकदम से स्टॉप करते हो ना तो आपको वहाँ पे लेस फोर्स एक्ट होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि उस पैसेंजर को मतलब ज़्यादा चोट नहीं लगती, मतलब कम इंजरी होती है लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि मोमेंटम एकदम से क्या होता है, एकदम से जीरो नहीं होता। वहाँ पे आपको क्या मिल जाता है, थोड़ा टाइम मिल जाता है और रेट ऑफ चेंज ऑफ जो है उसका मोमेंटम है वो धीरे धीरे रिड्यूस होना स्टार्ट होता है, धीरे धीरे होता है फिर जीरो। तो लेस स्टॉपिंग फोर्स एक्ट होता है वहाँ पे। तो यहाँ जो सीट बेल्ट है वो रिड्यूस करते हैं पैसेंजर मोमेंटम मोर जेंटली एंड हैंस प्रिवेंट इंजरीज। ओके, तो ये था हमारी एप्लीकेशन सी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशंस के ऊपर। अब हम करते हैं इसके बेस्ड पे जो न्यूमेरिकल है। देखिए, फर्स्ट जो न्यूमेरिकल है, व्हाट फोर्स वुड बी नीडेड टू produce an acceleration of 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन ए बॉल ऑफ मास 6 किलोग्राम। देखिए यहाँ पे कह रहा है जो बॉल है उसका जो मास है वो 6 किलोग्राम है और जो उसने बॉल ने जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया है तो वो कितना 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो वहाँ पे हमें क्या निकालना है, कितना फोर्स मतलब वहाँ था जिससे आपकी एक्सेलरेशन इतनी, उसका मास तो आपको पता ही है 6 किलोग्राम है। तो आपको पता है न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग आपका फॉर्मूला क्या होता है, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। फोर्स हमें निकालना है, मास ये गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, तो हम सिंपली पुट कर देंगे फॉर्मूले में। क्या होता है बेटा, इसका फॉर्मूला 6 इंटू 4 होता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 24, है ना। तो यहाँ पे यूनिट लगाना जरूर चाहिए आपको, यूनिट लगानी है आपको, है ना। इसको बोल सकते हैं 24 न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ पे उस जो बॉल है उसे कितना फोर्स नीडेड है, इज 24 न्यूटन्स, ठीक है। इतना फोर्स उसको चाहिए और वहाँ कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा 4, कितना 24 न्यूटन फोर्स से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ हमारा 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और बॉल का मास हमारा कितना था 6 किलोग्राम। तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट वैल्यू गिवन है और आप इसमें पुट कर दीजिए। आपको फोर्स निकालना था तो मास गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, तो आपने फोर्स निकाल दिया और उसकी यूनिट आप जरूर लिखें, तो 24 न्यूटन्स। देखिए सेकंड, देखिए what is the acceleration produced by a force 12 न्यूटन्स exert on a object of mass। यदि कोई ऑब्जेक्ट है उसका जो मास है 3 किलोग्राम है, ठीक है, और उस पर फोर्स जो एक्ट हुआ है कितना है 12 न्यूटन्स फोर्स एक्ट हुआ है। तो वहाँ पे बताइए कि एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ। तो बेटा देखिए यहाँ पे आपको फोर्स गिवन है, मास गिवन है, तो एक्सेलरेशन नहीं है ना आपको गिवन यहाँ पे। तो आप क्या करोगे, पहले ना वैल्यू पुट कर दीजिए, इसकी कितनी है, फोर्स 12 है, इसका 3 है, एक्सेलरेशन ये है। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 12 इजिकल टू 3a है ना, तो यहाँ से ये ऐसे भी लिख सकते हो 3a/12। तो a कितना है हमारा 12/3 है, तो कितना आ गया 4। तो एक्सेलरेशन कितना है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
ठीक है। तो उस ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लग रहा है 12 न्यूटन्स, तो वहाँ पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है कितना है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये हमारा सेकेंड है। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। देखिए, कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू इम्पैक्ट टू ए कार ऑफ वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट एंड द मास ऑफ द कार इज कार ऑफ 1500 किलोग्राम। या देखिए यहाँ पे कह रहा है कि जो कार है उस पर जो फोर्स जो रिक्वायर्ड है हमें, है ना, फोर्स रिक्वायर्ड टू इम्पैक्ट ए कार, उसकी वेलोसिटी कितनी है 30 इन 10 सेकेंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, और उस कार का जो मास है वो कितना है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो मास है हमारा वो 1500 दिया हुआ है ना। इनिशियल वेलोसिटी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई हमारी 0 हो गई, और उसकी फाइनल वेलोसिटी हमें गिवन है 30 मीटर पर सेकंड गिवन है ना। देखिए टाइम हमारा कितना है 10 सेकंड। तो बेटा यहाँ पे देखो हमें क्या नहीं पता, एक्सेलरेशन नहीं पता ना, क्योंकि यदि आप जो न्यूटन सेकंड लॉ लगाते हो, देखिए कैलकुलेट कि उस कार पर आपने कितना फोर्स रिक्वायर्ड किया, मतलब उसकी जो वेलोसिटी थी इतनी थी 10 सेकंड, ठीक है, इन 10 सेकंड स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट के बाद, तो लेकिन इनिशियल कितनी हो गई उसकी 0 हो गई, फाइनल 30 है, टाइम तो दिया हुआ है। लेकिन फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, लेकिन हमें एक्सेलरेशन तो यहाँ गिवन नहीं है ना, तो एक्सेलरेशन तो निकालना पड़ेगा, तो आपको यूज़ करना पड़ेगा हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो वहाँ से हमें एक्सेलरेशन पता लग जाएगा, क्योंकि हमें v की वैल्यू पता है कितनी है 30, u की वैल्यू कितनी है 0, एक्सेलरेशन नहीं पता है ना, टाइम कितना दिया हुआ है 10, तो यहाँ से a कितना हो जाएगा हमारा 30, है ना, कितना हो जाएगा 10 इजिकल टू 30 हो जाएगा, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30/10 हो जाएगी, है ना। तो ये हो जाएगी हमारी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया बेटा हमारे यहाँ पे 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन मिल गया हमें, है ना। तो एक्सेलरेशन मिल गया तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो मास कितना था हमारा 1500, और इसका एक्सेलरेशन कितना है हमारा 3, तो 3 एक्सेलरेशन है हमारा ना यहाँ पे। तो 1500 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 4500 न्यूटन। तो कितना फोर्स रिक्वायर्ड है इस केस में हमारे 4500 न्यूटन, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये यहाँ पे बेटा यदि आपको फॉर्मूला देखते हो, यदि आपको कोई गिवन नहीं है तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करके किसी में भी, तो वहाँ से आप वैल्यू निकाल दीजिए और वहाँ पे हमें फोर्स की वैल्यू पता लग जाएगी, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो ये था हमारे न्यूमेरिकल, हाँ। तो इसके बेस्ड पे हमने न्यूमेरिकल्स कर लिए। अब करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल और देख लेते हैं हम। देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, ए ट्रक स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड रोल्स डाउन ए हिल विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कोई ट्रक है, ठीक है, वो रेस्ट से होना स्टार्ट करता है और रोल करता है हिल पे विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, और इट ट्रेवल ए डिस्टेंस, कितना ट्रेवल डिस्टेंस किया 400 मीटर इन 20 सेकेंड। तो फाइंड इट्स एक्सेलरेशन एंड फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, कितना मतलब एक्सेलरेशन और कितना उस पर फोर्स एक्ट किया। तो उसका यदि मास हमें 7 मेट्रिक टन दे रखा है तो कितना हम निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए डिस्टेंस ट्रेवल की बात हो रही है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड इट्स एक्सेलरेशन बाय यूजिंग द रिलेशन। ओके, तो हम इस रिलेशन से, देखिए फोर्स का हमारा यही फॉर्मूला होता है F=ma। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन हमें गिवन नहीं है ना, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए यहाँ पे डिस्टेंस की बात हो रही है, इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आप ऑब्वियसली आप यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करिए, S=ut + ½ at स्क्वायर। तो S हमें 400 मीटर दिया हुआ है, U 0 है, T 20 सेकेंड है, एक्सेलरेशन हमें गिवन नहीं है, तो हमें यहाँ से निकालना होगा। इस फॉर्मूले में पुट कीजिए बेटा, S=ut + ½ at स्क्वायर। तो S कितना दे रखा है हमारे 400 दे रखा है, सॉरी इक्वल टू U कितना दे रखा है 0, ठीक है। इनिशियल से स्टार्ट, देखिए फ्रॉम रेस्ट से स्टार्ट होना, रेस्ट पे थी फिर स्टार्ट हुआ, तो इनिशियल क्या हो गई हमारी 0 हो गई ना, तो +1/2। एक्सेलरेशन हमें पता नहीं है, टाइम हमें कितना दे रखा है 20, है ना बेटा। तो यहाँ से क्या हो गया 400
इजिकल टू ये कितना हो जाएगा 200 है ना, ये तो 0 हो गया, यहाँ से 10 करोगे तो कितना हो जाएगा, इसको कर लोगे सोल्व तो एक्सेलरेशन है यहाँ पे, तो ये आ जाएगा ए इजिकल टू कितना हो गया बेटा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन हो गया हमारे पास। तो अब क्या करेंगे बेटा हम, अब देखिए ये जो है इसने जो मास की बात की 7 मीट्रिक टन, वो कितना होता है हमारा, अब पता ही आपको 1000 किलोग्राम के बराबर होता है। तो यहाँ से कितना हो गया 7000 किलोग्राम, ठीक है। तो यहाँ से अब आप फॉर्मूला इनपुट कर दीजिए, F इजिकल टू एम ए है ना, m की वैल्यू कितनी आ गई 7000, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1000 न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स एक्ट हो रहा है उस ट्रक पे वो कितना हो रहा है, इतना। ओके डियर स्टूडेंट, तो आप यूनिट जरूर मेंशन करना, यूनिट के बगैर तो आपका फिर क्वेश्चन की कोई वैल्यू भी नहीं है, और यूनिट मस्ट है आपको, ठीक है। तो ये था हमारे न्यूमेरिकल्स, इसके बेस्ड पे कि देखिए यहाँ पे जो ट्रक था वो स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड रोल डाउन ए हिल, ठीक है, हिल पे रोल करता हुआ आ रहा है कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ, और उसका जो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसने 400 मीटर इन 20 सेकेंड। तो वहाँ पर उस पे कितना फोर्स एक्ट हुआ होगा ट्रक पे वो निकालना है, और उसकी एक्सेलरेशन निकालनी है। ओके, तो ये समझ में आ गया आपको। ओके।